सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सीएमए इंटर का रिवीजन। ठीक है, तो फीचर्स। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है। पहला तो ये रिटर्न प्लस साइन होना चाहिए। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ओके, और वन और मोर पे ही हो सकता है। ठीक है, ये मेनली ये चीज है। अभी नेगोशिएबल है ना, तीन टाइप के हैं। प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है, तो प्रिजम्पशंस, कुछ प्रिजम्पशन है नेगो के लिए। क्या क्या है, एक तो जो भी बिल एक्सेप्ट किया है वो बिफोर मैच्योरिटी का है। ठीक है, दूसरा एक्सेप्ट प्लस ट्रांसफर, दो पॉइंट हो गया। ठीक है, होल्डर है ना, होल्डर ही होल्ड एचडीसी समझो, होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ठीक है, लॉस्ट अगर नेगोशिएबल है वो स्टैम्प्ड होना चाहिए कि लॉस हो गया था। ओके, तो अभी सब चालू करते। पहला प्रॉमिसरी नोट्स, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing unconditional undertaking signed by payee to certain order or bearer of instrument। देखो, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है। रिटर्न अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है। वो साइन बाय पे होता है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको इतना देंगे, इतना रुपीस देंगे। और किसको देगा, या तो जिसके पास ये प्रॉमिसरी नोट है या फिर वो जिसके ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है, पार्टी, दो टाइप की पार्टी है। एक तो मेकर पे, मेकर कौन, to whom makes payment, who makes payment, pay to whom money is paid, जिसको पैसे मिलने वाले, जो पेमेंट करेगा। ठीक है, एसेंशियल, रिटर्न होना चाहिए। एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। साइंड बाय मेकर, जो भी सम है वो सर्टेन होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए। मनी ऑन डिमांड, जब भी ये देगा तब डिमांड पे मनी दे देना चाहिए। ठीक है, टाइप ऑफ
इंस्ट्रूमेंट, तो ऑर्डर टू बियरर, ऑर्डर पेबल टू पर्टिकुलर पर्सन, पेबल टू पर्टिकुलर पर्सन कैन बी नेगोशिएटेड, ट्रांसफर, ठीक है। बियरर, मेयर, डिलीवरी, मतलब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को क्या है कि है ना, साइन होना चाहिए फिर डिलीवरी होनी चाहिए, और इसमें क्या है, खाली डिलीवरी होनी चाहिए। डिमांड इंस्ट्रूमेंट, ऑन नो स्पेसिफिक टाइम, जब मांगेगा तब देना पड़ेगा। टाइम्ड इंस्ट्रूमेंट, स्पेसिफाइड टाइम, कब देना है कब नहीं। फॉरेन, नॉट इनलैंड, 6 ambiguous, मतलब नॉट वैलिड या फिर इनकम्प्लीट, ठीक है। एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं तब तक। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सीएम इंटर और फाउंडेशन के लिए फीचर्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जो भी एक इंस्ट्रूमेंट यानी कोई भी एक डॉक्यूमेंट होता है जो रिटन एंड साइन होना है, जो फ्रीली ट्रांसफर होगा, एक और एक से ज्यादा पे हो सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिटन एंड साइंड होता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। नेगोशिएबल का मतलब भी ट्रांसफरेबल होता है। नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफर और इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट, ठीक है। 3 टाइप का नेगोशिएबल पढ़ना है, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। प्रोमिसरी नोट, एक्सेप्ट प्लस ट्रांसफर बिफोर मैच्योरिटी, होल्डर एचडीसी, और ये कुछ प्रिजम्पशन है, अगर लॉस्ट है तो वो साइंड होगा, ठीक है। और जो भी है ना एक्सेप्ट या फिर ट्रांसफर है वो बिफोर मैच्योरिटी हो रहा है, ठीक है। Next है promissory note, instrument which is written contain unconditional undertaking signed by the payee, the bearer. The parties कौन कौन है, एक तो मेकर एक पेई, ठीक है। तो वो पेई और ये जो बना रहा है, ठीक है। यानी जैसे मैं एक पर्सन हूँ, मैंने आपसे लिया तो आपने समझो आप मेकर ऑफ द बिल हो, मतलब फॉर एन एग्जांपल ए बी और सी। ए और बी है ना, इनके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ था, इसने आईफोन लिया है और इसने इसके बदले प्रॉमिसरी नोट दे दिया, ठीक है, कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो जो मेकर है वो बी है, ठीक है। और फिर पेई कौन है, कि जिससे पैसे मिलने वाले, समझो बी ने ये ट्रांसफर कर दिया सी को, कि बी की कुछ पेमेंट बाकी थी और वो सी को। ये मैं एक बार कंफर्म करके बाद में बताता हूँ, ये एक बार चेक कर लेना, मुझे शायद डाउट है कि मैंने नोट्स में गलत लिखा। एसेंशियल, एसेंशियल जगह एक तो रिटर्न होना चाहिए, एक तो रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे, एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा फॉर एन एग्जांपल आप ये नहीं लिख सकते कि मैंने आपको 10,000 रुपए देने बाकी है। आपको लिखना है मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा 3 महीने बाद, ठीक है। मतलब दोनों में फर्क है, एक तो आप ये एक्सेप्ट करो कि मैंने आपके देने बाकी है, मैंने दूंगा नहीं बोला है। ऑन द अदर एंड एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, मतलब मैं आपको 3 महीने बाद 10,000 रुपए दूंगा, तो वो डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए 3 महीने बाद अगर मेरा धंधा चला तो मैं आपको पेमेंट करूंगा, और 10,000 की ही करूंगा, मतलब ऐसा भी नहीं कि 3 महीने, जैसा जैसा अगर अच्छा धंधा हुआ तो 20,000 भी दे दूंगा, ये कुछ नहीं चलेगा। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, रिटर्न होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए कि मैं पैसे दूंगा, कितना दूंगा, और कोई कंडीशन नहीं चलेगी। साइंड बाय द मेकर, जो भी मेकर है उसने साइन कर ली होगी, ठीक है। और जो भी सर्टन है उस टर्म पे वो सर्टन होना चाहिए कि 10,000 10,000, ऐसा नहीं कि जब तब देखेंगे कितना दूंगा, इंटरेस्ट जो आएगा हिसाब में जोड़ देना, ये नहीं।
प्रॉमिसरी नोट नहीं देगा। मनी ऑन डिमांड, जब डिमांड ये पे टाइम होगा और डिमांड भी हो सकता है, और स्टैम्प्ड होना चाहिए जो भी ये है। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर मतलब जो पर्टिकुलर पर्सन है उन्होंने अगर ट्रांसफर करना है तो साइन और डिलीवरी दोनों चाहिए। बेयरर डिलीवरी मतलब जो बेयर करेगा, जिसके पास डिलीवरी, खाली मेरे डिलीवरी होगी तो चलेगा। डिमांड इंस्ट्रूमेंट, इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती, जब आपको बोलेगा तब आपको पैसे देने हैं। और टाइम डिटरमिनेट मतलब फिक्स टाइम की 3 महीने 3 दिन के बाद देना है। फॉरेन जो इंग्लैंड में नहीं है, एम्बिगुअस जो बराबर नहीं है, इंग्लैंड मतलब जो भी इंडिया में मेक हुआ हो या फिर टू बी पेड हुआ हो, ठीक है। मेच्योरिटी, मेच्योरिटी दो टाइप की है, डिमांड और टाइम। डिमांड में जब ये मांगेगा तब देना पड़ेगा। टाइम में क्या है कि जब जैसे 3 महीने फिक्स हुए प्लस 3 डेज देना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है। और इसमें भी दो चीज का ध्यान रखना है, अगर हॉलीडे हो तो, अगर हॉलीडे हो, दो टाइप के हॉलीडे है कि इमरजेंसी और नेशनल, यानी हमको पता थी जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, वो सब, ठीक है। तो इमरजेंसी हो तो नेक्स्ट डे, तो या फिर एक बिफोर, बिफोर डे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? एक बार आप नोट डाउन कर लेना, अभी बहुत अच्छे नोट लिखा रहा हूँ। प्रोमिसरी नोट हो गया, चेक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर पेएबल ऑन डिमांड। चेक्स क्या है? एक बीओई है जो बैंकर पे ड्रॉ किया जाता है ऑन डिमांड, इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक है वो एसेंशियल, राइटिंग, साइन, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे। आपको ऑर्डर करना है कि आप इतने पैसे दोगे, आप कितने पैसे दोगे, क्या दोगे पता नहीं, ये अमाउंट है कि 10 रुपए भी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो अगर एक्सप्रेस ऑर्डर है तो सर्टेन सम होना चाहिए। अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए कि बारिश होगी नहीं होगी, बिजनेस चलेगा, खेती होगी नहीं, आपको अनकंडीशनल ऑर्डर है कि आपको देने हैं, नहीं होगा तो आपके केस होगा। अनकंडीशनल ऑर्डर। डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, जब डिमांड, जब हम पे करेंगे बैंक को तब देना पड़ेगा। और किस पे? डिमांड ऑन बैंकर, ठीक है। इसमें क्या क्या है? पार्टी, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई, मेकर ऑफ द चेक, बैंक, पे टू whom मनी इज पेड। सिंपल इंग्लिश है कि जो, अगर अभी पार्टीज है, ड्रॉवर कौन है? जो बैंक बना रहा है, जैसे मैंने, ड्रॉई कौन है? जो बैंक है, जो, और पेई कौन है? कि जिसे हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बढ़िया, चलो पढ़ो। नेक्स्ट है क्रॉसिंग। ठीक है, चलो करते हैं। क्रॉसिंग मीन्स गिविंग direction to bank to pay the banker
that payment can be collected through, और फिर थ्रू जनरल क्रॉसिंग थ्रू, ये मतलब क्या है, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे कि कैसे कैसे आप पेमेंट कलेक्ट सकते हो। क्रॉसिंग मीन्स टू गिविंग डायरेक्शन टू बैंक टू पे द बैंकर दैट पेमेंट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम, कैसे कैसे पेमेंट दे सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की होती है, एक तो जनरल, दूसरा स्पेशल, तीसरा अकाउंट पे, चौथा नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। ठीक है, जनरल क्रॉसिंग क्या है, टू पैरेलल लाइंस आर बी ड्रॉन इन द बैंकर टू whom, मतलब ये अगर जनरल चेक है, अगर ये है तो जो बैंक लिखा है ना उसको ही जाएगा, उसके अलावा किसी को नहीं जाएगा। तो इंग्लिश में देख लो, टू पैरेलल ट्रांसफर पैरेलल लाइन in which the banker on whom it is drawn shall not be pay otherwise the banker, मतलब HDFC बैंक अगर लिख दिया है तो HDFC के अलावा कुछ नहीं जाएगा। ये एक बार लैंग्वेज ऑफ मॉड्यूल से देख लेना, बस अभी मॉड्यूल है नहीं। ठीक है, स्पेशल क्लोजिंग, द नेम ऑफ स्पेसिफिक बैंक कैन बी कलेक्टेड, मतलब ये स्पेसिफिक बैंकर है ना, उसका नाम होगा। जनरल में टू पैरेलल है अदर देन बैंकर, मतलब यहाँ पे आप दो तीन लिख सकते हो, जैसे रुको मैं एक बार चेक ही कर लेता हूँ, मुझे डाउट आ रहा है कि मैंने गलत। देखो अभी मॉड्यूल के 121 पेज तो पूरा हो गया, राइटिंग, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब प्रॉमिसरी अनकंडीशनल है, चेक पे डिफरेंस करते हैं। अभी पार्टी से ड्रॉई एक्सेप्टेड और हॉनर, डिफरेंस बिटवीन एचडीसी डीसी, इनलैंड फॉरेन, ये सब मैच्योरिटी क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग, मैंने तो खाली नाम दे दिया। तो क्या लिखा, प्रोवाइड्स दैट द चेक इज क्रॉस जनरली द बैंकर ऑन whom इट इज ड्रॉन शैल नॉट पे इट अदरवाइज द बैंकर। ठीक है, इस बैंकर के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, क्रॉस्ड मतलब देखो जैसे दो तीन नाम लिख दिए हो ना, जैसे एचडीएफसी आईसीआईसी, तो उन दोनों के अलावा कोई कोई नहीं। स्पेशल बैंकर क्या है, जिसको स्पेशली अगर है ना उसका नाम लिखे कि एचडीएफसी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अकाउंट पेएबल क्या है कि इस अकाउंट के अलावा कहीं पे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, क्रॉसिंग वेरी नॉन नेगोशिएबल क्या है कि the person taking in check cross generally or specifically bearing the other case would be not negotiable, shall not have capacity to give better title to the check other than, देखो ये नॉट नेगोशिएबल मतलब किसी को ट्रांसफर नहीं होगा। एग्जाम्पल, x is drawing of check which he drawn in favor of y, moreover x cannot wrote the check as not negotiable, then y will not be able to endorse the further to claim the money। मतलब देखो जैसा भी समझो, आपको समझ नहीं आएगा मैं वापस बता दूं। जनरल में क्या होता है कि दो तीन बैंकर है, इनके अलावा कहीं नहीं। स्पेशल क्या है कि नेम ऑफ द बैंक स्पेसिफाई कर लेंगे कि इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ओनली अकाउंट पे मतलब खाली क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ द पे ऑफ नेगोशिएबल, मतलब इन इसके नाम पे ही जाना चाहिए। और नॉट नेगोशिएबल मतलब भी समझो मैंने ना वाई पे नाम पे चेक बनाया, ओके, वो फर्दर नहीं बेच सकता आगे। ठीक है,
मैंने सब कुछ डबल डबल लिख दिया। 2 मिनट है। ठीक है, क्रॉसिंग का योग तो समझ में आ गया। अब एक बार के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह कर लेते हैं और फिर होल्डर एंड ड्यू को डिफरेंस ये सब करना है। ठीक है, an instrument which is unconditional order signed, देखो मैं ऐसे नोट्स टाइप लिखाता हूँ, ये पैरा तो पूरा आपके पास है ही टेक्स्ट बुक में। इंस्ट्रूमेंट राइटिंग अनकंडीशनल ऑर्डर signed by maker to pay a certain sum ठीक है। 3 पार्टीज होती है इसमें, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। ठीक है, ड्रॉवर जो मेक्स द बिल, ड्रॉई तो डायरेक्ट्स, टू पे पेई, to whom payment is done। ठीक है, तो जो ड्रॉवर है समझो उसने बिल बनाया है, वो पेई तो वो है जिसे पेमेंट मिलेगी समझो, और ड्रॉई क्या है, द पर्सन हु डायरेक्ट्स बाय द मेकर टू पे। मतलब देखो, ड्रॉवर कौन है, जो बिल बना रहा है, समझो मैंने बिल बनाया और उसे एंडोर्स कर दिया ड्रॉई को। अब ड्रॉ ड्रॉ पेई को, ड्रॉई कौन है, जो पेमेंट करेगा। ठीक है, राइटिंग में होना चाहिए ये सब, स्टैम्प प्रॉवर ये सब सेम है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। ठीक है, बियरर ऑन इंस्ट्रूमेंट वेयर फिजिकली हो, ऑर्डर पेबल ये तो मैंने करा दिया, इनलैंड फॉरेन करा दिया, टाइप्स ऑफ। ठीक है, ट्रांसफर दो प्रकार से हो सकता है, असाइनमेंट, नेगोशिएशन। इसमें ओनरशिप चेंज होती, इसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पास करना होता है। ठीक है,
जैसे ये बेरर है और रुको नहीं, ये छोड़ो एक बार, या फिर एक बार अच्छे से बताता हूँ। फ्लो चार्ट बना, दो टाइप के होते हैं, तो होता है ऑर्डर, एक होता है बेयरर। बेयरर कहते हैं मियर नेगोशिएशन, जिसका मतलब था ट्रांसफर। ये होता है मियर डिलीवरी के साथ। ये होता है एंडोर्समेंट, जैसे कि साइन नाम वगैरह लिखना, प्लस डिलीवरी के साथ। ठीक है, डिसऑनर ऑफ चेक। समझो ए है, दूसरा HDFC बैंक है, और एक जे बी क्लासेस है, चलो ना AB क्लासेस है। अब ए ने चेक ड्रॉ किया, HDFC को बोला कि इसको पेमेंट कर देना। Pay got to know there is insufficient balance, check got dishonored। तो अब क्या हुआ, पेई को पता चला ये पेई है, ये ड्रॉ ही है, ड्रॉअर है। ठीक है, तो ये मतलब ये क्या नाम है, इनको पता चलेगा कि ये पेमेंट, इनके पास बैलेंस नहीं है। मतलब चेक बाउंस हो गया, समझो ना, डिसऑनर हो गया। दो कारण के कारण हो सकता है डिसऑनर, या तो बैलेंस नहीं है उसके कारण हो सकता है, या तो कोई मिस्टेक हो सकता है इसमें। अब जो मिस्टेक है वो तो रेटिफाई करो और ठीक करो वापस, जैसे साइन वाइन गलत कर दिया, अकाउंट में नंबर वंबर डेट वेट गलत डाल दी, वो डाल दो। बैलेंस नहीं है तो क्या। ठीक है, तो ये ऑफेंस है, ऐसा होता है ना, ये ऑफेंस है। और पनिशेबल क्या क्या है, एक तो 2 साल की जेल हो सकती है, और ट्वाइस द अमाउंट हो सकता है। जैसे अभी 10 लाख का चेक था तो 20 लाख का हो सकता है, या फिर बोथ हो सकती है। ठीक है, अभी क्या क्या करना चाहिए स्टेप्स। ठीक है, पहले तो चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 3 मंथ होना चाहिए। जैसे अभी आज हमने चेक दिया तो वो 3 महीने में प्रेजेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसमें यार बराबर नहीं लिखा है मैंने, तो मैंने नोट है ना ऐसा बनाया ना। एक एग्जांपल देता हूँ, उसके थ्रू समझाता हूँ। समझो 28/6/19 को चेक इशू किया, मतलब चेक बनाया। ठीक है, उसको आपने 1/7/19 को बैंक में दिया, और 4/7/19 को बैंक ने आपको बोला कि बैंक इन्फॉर्म किया, तो है ना, आपको 4/7/19 यानी अभी आपको है ना 30 डेज में 30 डेज में नोटिस देनी चाहिए उसको, जो पेई है उसको। पेई क्या बोल रहा हूँ मैं, जो जो बिल बना रहा है ना, नोटिस टू योर डेटर। और इसके बाद 18, जैसे 3
8। उसके बाद आप 18/8 तक है ना आप कंप्लेन कर सकते हो। और 15 दिन आपने नोटिस दिया, कुछ रिप्लाई विप्लाई नहीं आया तो 15 डेज तक है ना, उसके बाद आप उसे आप मतलब कोर्ट नोटिस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक्चुअली ना ये जो चैप्टर है बहुत पहले किया था, उसका अभी रिवीजन कर रहा हूँ तो मैं भूल गया हूँ, और मैंने नोट्स में बराबर नहीं लिखा डेट्स वगैरह। एंडोर्समेंट, मटेरियल अल्टरेशन, देखो, डिसऑनर, डू नॉट एक्सपेक्ट और डू नॉट पेमेंट। हाँ, अच्छे से बताता हूँ अभी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग बना दिया मैंने। देखो, डिसऑनर में क्या करना है, आपको एक तो रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट करना है, टाइम में, फिर आपको नोटिस देनी है 30 डेज में, 30 डेज में। और उन्होंने तो 30 डेज के नोटिस के बाद अगर 15 दिन में पेमेंट नहीं किया, और तो आप विद इन 1 मंथ ट्वाइस द अमाउंट आप उनके पेनल्टी वगैरह बढ़ा सकते हो, और डैमेजेस वगैरह भी क्लेम कर सकते हो। देखो, रीजनेबल टाइम में पेमेंट किया और आपने समझा, आपको पता चला तो उसके 30 डेज में आपने ना उनको नोटिस दे दिया। अब नोटिस दिया उसमें भी 30 डेज में अगर इन्होंने पेमेंट नहीं किया तो आपने 15 दिन रुकना है। 15 दिन में नहीं हुआ तो आप उसको क्लिक कर सकते हो। इधर देखो, अभी यहाँ पे इशू हुआ था, आपने बैंक में दिया, यहाँ पे आपको पता चल गया कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से 30 डेज आपने वेट किया उनको नोटिस देने के बाद, कि 4/7 से 3/8 तक आपने वेट किया, और फिर भी, और फिर है ना नोटिस, इस 15 दिन में आपने नोटिस दे दिया, और फिर 15 दिन में अगर पेमेंट नहीं आता है, ये नोटिस आपको उनको देना है जो आपका ड्रॉवर है, जिन्होंने पेमेंट मतलब फॉल्ट किया, डिफॉल्ट किया। तो उन्होंने फिर 15 दिन में पेमेंट नहीं किया तो 15 दिन में आपको कंप्लेन रजिस्टर करानी है। ठीक है,